Bismillahirrahmanirrahim. Warm welcome to all of you in unique first year online lectures. लास्ट लेक्चर में दैट इज़ लेक्चर नंबर 28 में हम लोगों ने बेसिकली जो पढ़ा वो हमने पढ़ा विद रिगार्ड्स टू ट्रांसपोर्ट। मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्ट क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ यू कैन से हायर टू लोअर या फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर, एज सच इस तरह ट्रांसपोर्ट के ऊपर बात की जाती है। अच्छा, फिर मैंने आपको बेटा इसमें ये भी बताया कि जो ट्रांसपोर्ट का सारा प्रोसेस है जिसमें सारी मूवमेंट कंसर्न्ड है, जिस अंदाज में सारा अरेंज्ड है, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं और मल्टीपल फोर्सेस हैं जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। फिर हमने वाटर की मूवमेंट के ऊपर बात की कि वाटर 3 पाथवेज के थ्रू मूव कर रहा होता है। पहला पाथवे कौन सा होता है? एपोप्लास्टिक पाथवे। दूसरा कौन सा होता है? सिम्प्लास्टिक पाथवे। और तीसरा कौन सा होता है? वैक्यूलर पाथवे। पहला क्या है? एपोप्लास्टिक पाथवे। वो कौन सा होता है? वो पाथवे जिसमें पानी सेल वॉल टू सेल वॉल मूवमेंट शो करता है। दूसरा कौन है? सिम्प्लास्टिक, जिसमें पानी सेल मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन मूव कर रहा होता है। तीसरा कौन है? वैक्यूलर, जिसमें वाटर जो है वो वैक्यूल टू वैक्यूल मूवमेंट शो करता है। फिर जो सारा वाटर के हवाले से बात हो रही थी उसमें हमने पढ़ा वाटर पोटेंशियल क्या होता है। मैंने आपको ये बताया कि वो बेसिकली प्रेशर जो वाटर मॉलिक्यूल्स को हायर टू लोअर कंसंट्रेशन पे ले जाता है उसको बोलते हैं वाटर पोटेंशियल, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। देन बेटा जो फैक्टर्स इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं वाटर पोटेंशियल को वो 2 हैं। उन दोनों फैक्टर्स के ऊपर बेसिकली एमसीक्यू भी आ जाता है, इसलिए मैंने सेपरेट करके भी लिख दिया। एक है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन। देखें, जितना ज़्यादा सॉल्यूट मौजूद होगा उतना ही कम वाटर पोटेंशियल अपना सॉल्यूट पोटेंशियल होगा। जितना ही बेसिकली प्रेशर पोटेंशियल या प्रेशर आप ज़्यादा अप्लाई करोगे उतना ही ज़्यादा पानी दब जाएगा, और पानी दबने की वजह से क्या होगा कि जो वाटर पोटेंशियल है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। तो दिस इज़ द वे बेसिकली दैट जो फैक्टर्स हैं वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं इसको वाटर के पोटेंशियल को। फिर मेरे बेटे मैंने आपको ये बताया कि अगर आपके पास 2 सेल्स हैं ए और बी और ये उनके मेन पैरामीटर्स हैं, तो उन पैरामीटर्स के बेस के ऊपर व्हेन यू क्लासीफाई देम तो इसमें साई डब्ल्यू, साई पी और साई एस का जिक्र है। जैसे वाटर पोटेंशियल इसकी -1200 है, प्रेशर पोटेंशियल 800 है, इसी तरह सॉल्यूट पोटेंशियल जो है वो 2000 है। तो इसकी बेस के ऊपर मल्टीपल एमसीक्यूज़ थे, मल्टीपल क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताया। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये शॉर्ट वाइज बहुत सारा इसमें से आ सकता है, तो इसको अच्छा सा तैयार कीजिएगा। अब हम बेटे मज़ीद कुछ शॉर्ट वर्ड्स करने जा रहे हैं। पहला वर्ड है प्लाज्मोलाइसिस, सही है। सो व्हाट इज़ फर्स्ट वर्ड? प्लाज्मोलाइसिस। क्या होता है ये? अब एक एक करके देखते हैं। Plasmolysis is shrinkage of protoplast due to exosmosis of water, ठीक है। सो ये पहला पॉइंट है, इसमें क्या है? श्रिंकेज ऑफ क्या? प्रोटोप्लास्ट। क्यों? ड्यू टू एक्सऑस्मोसिस ऑफ वाटर, राइट। ये आपके पास है पहला पॉइंट जिसको आप बोलते हैं क्या? प्लाज्मोलाइसिस, जिसमें प्रोटोप्लास्ट श्रिंक हो जाता है, पानी इसके अंदर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। मैं इसको सिंपल सी एग्जांपल में समझाता हूँ। आप एक आरबीसी लो, रेड ब्लड सेल, और उसको हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में डाल दो, राइट। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में प्लेस कर दो, तो क्या होगा? जैसे ही आप इसको हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में प्लेस करोगे अंदर से पानी बाहर निकल जाएगा और ये सेल प्लाज्मोलाइज्ड स्टेट में आ जाएगा और इसमें प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी, दैट इज़ श्रिंकेज हो जाएगी। नज़र आ रही बेटे? ये एग्जांपल भी आप इसमें दे सकते हो। सेकंड पॉइंट इसका जो आप बनाओगे किताब में 283 पेज पे,
When a living cell is placed in a solution having lower solute potential या water potential than that of the cell, plasmolysis takes place and the cell is called क्या, plasmolyzed। ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि इसी सेल को वापस रिस्टोर कर दो तो कैसे करोगे? अगर इसी सेल को प्लेस कर दो डिस्टिल वाटर में, ठीक है, साफ पानी में, व्हाट विल हैपन अगेन? इट विल अगेन बी किस में प्लेस किया? डिस्टिल वाटर में, तो इट विल अगेन बी डीप्लाज्मोलाइज्ड। क्या मतलब? वो जो पहले श्रिंक हुआ था वो दोबारा वाटर गेन करेगा और फिर अगेन वो क्या हो जाएगा? डीप्लाज्मोलाइज हो जाएगा। राइट बेटे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। राइट, incipient plasmolysis, the point at which plasmolysis is just about to happen is known as incipient plasmolysis। ठीक है। इस पॉइंट पे जिसको आप incipient बोल रहे हो, प्रोटोप्लास्ट फर्दर प्रेशर एग्जर्ट करता है, नहीं करता, सॉरी, इट हैज़ जस्ट सीज टू एग्जर्ट एनी प्रेशर, सो द सेल इज़ फ्लैसिड। फ्लैसिड क्या होता है? सुकड़ जाना। ये देखो इधर ज़रा, ये सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, प्लांट सेल बना रहा हूँ मैं, और ये आपके पास वैक्यूल है। इस सब को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। सही है। सेल वॉल प्लस एवरीथिंग इन इट, राइट, इज कॉल्ड क्या? प्रोटोप्लाज्म। और अगर यही बात मैं करूं प्रोटोप्लास्ट पे, तो वो क्या होगा? प्रोटोप्लास्ट में क्या होगा? सेल वॉल रिमूव्ड। तो इसका मतलब ऐसा प्लांट सेल जिसकी सेल वॉल रिमूव कर दी जाए वो प्रोटोप्लास्ट बेटा कहला रहा होता है। ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया कि जब भी प्लाज्मोलाइज सेल को आप वापस डिस्टिल वाटर में रखते हो जिसकी वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होती है, तो इस कंडीशन में ये प्लाज्मोलाइज सेल क्या हो जाता है? डीप्लाज्मोलाइज्ड। और इसको डीप्लाज्मोलाइसिस को क्या बोलते हैं? द रिस्टोरेशन ऑफ सेल बैक टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। एक और MCQ, कैन एनिमल सेल्स withstand higher pressure potential when there is no cell wall? Answer is animal cells cannot withstand higher pressure potential as there is no cell wall। ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो टर्जिड सेल्स होते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं हायर वाटर पोटेंशियल के अंदर। ठीक है, इस सोल्यूशन के अंदर। और फिर जो ऑस्मो रेगुलेशन का मैकेनिज़्म होता है वही अमाउंट ऑफ वाटर और सॉल्ट्स को एक कांस्टेंट लेवल के ऊपर मेंटेन करता है। क्लियर हो गया बेटा? ये शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और मज़ीद कुछ शॉर्ट करते हैं और उसके बाद फिर ये इक्वेशन टेंशन थ्योरी करेंगे। पहले हम करते हैं रूट प्रेशर। What is root pressure? A force involved in the movement of water and dissolved minerals up in the xylem tissue is the root pressure। ठीक है। अच्छा, what is root pressure? नाम शो कर रहा है रूट में प्रेशर होना। ठीक है। root pressure is created by what? It is created by active secretion। ठीक है, active secretion। ठीक है, it is created by what? Active secretion of salts and solutes। ठीक है, from of salts and solutes
फ्रॉम अदर सेल्स इनटू द जाइलम सैप, फ्रॉम अदर सेल्स इनटू द जाइलम सैप, राइट। इस कंडीशन में जब वो आ जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है, अब जब ये सॉल्ट्स अंदर आ जाएंगे तो वाटर पोटेंशियल लोअर हो जाएगा। क्यों, रीज़न बताएं। रीज़न ये है कि प्योर वाटर की वाटर पोटेंशियल ज़ीरो होती है, और जब भी वाटर पोटेंशियल मेरा मतलब डिक्रीज़ करती है तो इसका मतलब उसमें इम्प्योरिटी सॉल्ट्स वगैरह शामिल हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, वाटर एंटर कैसे होता है ऑस्मोटिक सेल्स, या वाटर कैसे एंटर होता है जाइलम सेल्स में, बताएं रीज़न क्या है। वाटर एंटर्स द जाइलम सेल्स बाय क्या, ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ क्या, हायर वाटर पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है बेटे, याद रहेगा। और वाटर जब वो एंटर हो रहा होता है जाइलम सेल्स में तो वो क्या करता है, इट यूजेस एपोप्लास्टिक, सिम्प्लास्टिक और वैक्यूलर पाथवेज, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। और इसमें एक और भी एमसीक्यू है, वो क्या है, रूट प्रेशर इज लीस्ट इफेक्टिव कब, ड्यूरिंग द डे, ठीक है। इट इज़ लीस्ट इफेक्टिव ड्यूरिंग द डे। रीज़न क्यों है, क्योंकि ट्रांसपायरेशन उस वक्त फुली ऑपरेशनल है। सो ड्यूरिंग द डे ट्रांसपायरेशन इज व्हाट, एक्टिव इन क्या, मूवमेंट ऑफ वाटर, राइट। सो ये दिन के वक्त ट्रांसपायरेशन इज़ द एक्टिव फोर्स और मूवमेंट ऑफ द वाटर, और यही बात अगर आप इसको इन्वर्ट करके ले आओ रात के वक्त, तो रात के वक्त रूट प्रेशर ठीक ठाक वैल्यू शो कर सकता है, ठीक है। कितना हो सकता है वैल्यू ऑफ रूट प्रेशर, अगर इसको कैलकुलेट किया है कुछ प्लांट बॉटनिस्ट ने, तो दे केम आउट विद अ वैल्यू दैट रूट प्रेशर इज़ या पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ +100 to 200 किलो पास्कल मे बी जनरेटेड लाइक दिस, ठीक है। सो नो डाउट ये कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर हो सकता है लोअर प्लांट्स में वाटर की मूवमेंट का, और इस अंदाज में पानी फिर ऊपर को मूव करता चला जाएगा, ठीक है। ये आपके पास है, इसके हवाले से 2-3 पॉइंट्स। एक पॉइंट तो हो गया विद रिगार्ड्स टू द रूट प्रेशर कि वैल्यू इसकी कितनी है, +100 to 200 किलो पास्कल्स, और इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि पानी किस अंदाज में और कैसे जो है वो ऊपर को मूव करता है, और किस वे के अंदर ये आगे को मूवमेंट शो करता है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्यूटेशन या एक्सुडेशन। व्हाट इज़ दिस, ग्यूटेशन और एक्सुडेशन ये क्या होता है, इट इज़ द लॉस ऑफ लिक्विड वाटर, ठीक है। ये नेक्स्ट शॉर्ट है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू क्या, वाटर सिक्रीटिंग ग्लैंड्स। इन वाटर सिक्रीटिंग ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं, हाइडाथोड्स, राइट। सो इट इज़ द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द वाटर सिक्रीटिंग ग्लैंड्स और हाइडाथोड्स। एग्जाम्पल, वो जो ड्यू ड्रॉप्स हैं ग्रास या स्ट्रॉबेरी लीव्स पे, राइट, ग्रास या स्ट्रॉबेरी के लीव्स पे ये जो ड्यू ड्रॉप्स हैं, दे मे बी कंसिडर्ड एज अ यू कैन से ग्यूटेशन और एक्सुडेशन। एक एमसीक्यू इसका, ग्यूटेशन और एक्सुडेशन इज़ मोर नोटेबल ड्यूरिंग विच टाइम ऑफ द डे। इट इज़ मोर नोटेबल या इट इज़ मोर नोटेबल व्हेन, कब होगा ऐसा, ट्रांसपायरेशन सप्रेस हुई हो,
और जो ह्यूमिडिटी है वो हाई हो एज एट नाइट। ठीक है, तो ये बेटा एक और शॉर्ट क्वेश्चन था रूट प्रेशर का। और सेकंड इसका एस्पेक्ट क्या था, ग्यूटेशन या एक्सुडेशन किसके थ्रू होती है, वाटर सिक्रेटिंग ग्लैंड्स के थ्रू होती है, जिनको बोलते हैं हाइडाथोड्स। और ये एज सच इसी वे में अरेंज्ड होता है सारा। अब बेटे हम नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं शॉर्ट इम्बिबिशन। द साइंटिस्ट विच वर्कड ऑन इम्बिबिशन वॉज सैक्स। कब, 1874। सैक्स ने 1874 में क्या कहा, ही सजेस्टेड दैट water molecules move along the cell wall of xylem vessels due to imbibition. Move along the xylem कैसे, by imbibition। ठीक है, अब सोचने की बात है कि जो जाइलम वेसल्स के थ्रू या दे मूव अलॉन्ग द सेल वॉल्स ऑफ जाइलम वेसल, तो उसमें फोर्स कौन सी है और किस अंदाज में ये मूवमेंट हो रही है। सबसे पहली बात ये है कि सेल वॉल को बताओ ये क्या होता है या किससे बना हुआ है। सेल्यूलोज, लिग्निन और पेक्टिन से ये बना हुआ है। ठीक है, सेल वॉल। अब ये सेल वॉल की आपके सामने मेकअप हो गया इसका। इट कैन टेक अप वाटर, एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीजेस। वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो व्हेन द वॉल्यूम इंक्रीजेस व्हाट हैपन्स इज कि ये इम्बिबिशन को रिप्रेजेंट करेगा कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और सेल के अलोंग वाटर मूव कर रहा है। अच्छा, अब मसला क्या है, क्या ये कंपोनेंट्स एक्सेस वाटर से डिज़ोल्व हो सकते हैं। द आंसर इज़ ऑल दीज कंपोनेंट्स दे, मैं ब्लू से लिख रहा हूँ, दे डोंट डिज़ोल्व इन वाटर। राइट। एक और MCQ जो MCAT के लेवल का है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट हैज़ ग्रेट अफिनिटी फॉर वाटर। इन तीनों में से अगर कोई पूछे कि कौन है जिसमें सबसे ज़्यादा अफिनिटी है वाटर की, तो वो है सेलुलोज। ठीक है, इट हैज़ ग्रेट अफिनिटी फॉर वाटर। So amount of attraction and increase of drive cell walls of plant cell of protoplasm is very great and considerable imbibition force। ठीक है, जो movement में concerned है। अच्छा, रूट सेल्स क्या करते हैं, दे इम्बाइब। रूट सेल्स दे इम्बाइब वाटर, सही है, फ्रॉम कहाँ से, सॉइल। और फिर मैंने आपको एक लेक्चर पहले सारा रूट का स्ट्रक्चर बेटा बना के बताया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि रूट हेयर्स जो एपिडर्मल एक्सटेंशंस हैं उसके थ्रू वाटर एंटर होता है और फिर वो अपवर्ड मूव करता चला जाता है। ठीक है, और ये वाटर किस पाथवे के थ्रू मूव करता है, एपोप्लास्टिक पाथवे के थ्रू। एपोप्लास्टिक क्यों, क्योंकि ये मेन पाथवे है जो मूवमेंट में कंसर्न्ड है। ठीक है, अच्छा, इम्बिबिशन क्या है, इम्बिबिशन इज a reversible process। ठीक है, इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। इसका मतलब अगर पानी ऊपर जा सकता है तो वाटर का लॉस भी हो सकता है, तो ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो रीस्टोर भी हो सकता है। अच्छा, अब अगर सीड को देखो, सीड से फॉर एग्जांपल दिस इज़ वन बीन सीड। बीन सीड किडनी शेप्ड होता है, इसकी जो आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं सीड कोट या टेस्टा। जिस बच्चे को नहीं आती आप कंसेप्ट्स बना लो। इसके अंदर एक और लेयर होती है उसको बोलते हैं टेगमेन। जब भी टेस्टा में वाटर इम्बाइब होता है या वाटर इनटेक होता है तो क्या होता है, वो टेस्टा स्वेल हो जाता है पहले तो, उसके बाद वो रप्चर होने के करीब पहुंच जाता है, यानी कि वो रप्चर भी हो सकता है।
इस कंडीशन में जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये सीड कोट यहाँ से रप्चर होता है, यहाँ से, और सबसे पहला स्ट्रक्चर यहाँ से बाहर निकलता है। वो कौन सा है? रेडिकल। सबको पता है रेडिकल डेवलप्स इनटू क्या? टैप रूट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो यहाँ से डेवलप होता है वो कौन सा है? प्लिम्यूल। प्लिम्यूल डेवलप्स इनटू शूट, राइट। और फिर ये एज सच इसी वे के अंदर मामला आगे को बढ़ता चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ, द वॉल्यूम ऑफ ड्राई सीड्स में इंक्रीज अप टू डैश टाइम्स बाय इम्बिबिशन। और ये भी बोर्ड में आया हुआ MCQ है। वॉल्यूम जो है ना ड्राई सीड्स का, दे मे इंक्रीज अप टू 200 टाइम्स बाय इम्बिबिशन, ठीक है। द वॉल्यूम इंक्रीज अप टू 200 गुना बाय द इम्बिबिशन। और इसकी वजह से क्या होता है? जर्मिनेशन पॉसिबल होती है। व्हाट इज जर्मिनेशन बेटा? द रप्चर ऑफ द सीड कोट एंड द इनिशिएशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, जिसमें मैंने भी बताया रेडिकल फिर प्लिम्यूल जो शूट में डेवलप कर जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज ब्लीडिंग। जैसे इंसान को अगर ज़ख़म लग जाए तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, वैसे ही अगर पौधे के कुछ हिस्सों को कट कर दिया जाए, प्रून कर दिया जाए, टैप कर दिया जाए या वूंड ज़ख्मी कर दिया जाए, ठीक है, सर्टन ब्रांचेस एक्सेट्रा व्हेन कट, टैप्ड, प्रून्ड, तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से होता इस तरह है, या ज़ख्मी कर दो तो इनमें से क्या होता है कि सैप का फ़्लो शुरू हो जाता है। फ्लो ऑफ सैप स्टार्ट्स, राइट। फ्लो ऑफ सैप जब शुरू होगा तो क्या होगा? इसकी वजह से जो सैप बहना शुरू हो जाएगा वो एक फोर्स के साथ हो रहा होगा, और बेटा इस सारे फिनोमिना को क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग। सो व्हाट इज़ ब्लीडिंग? कोई दरख्त का हिस्सा, जैसे रबर प्लांट रिकॉल करो, उसका कोई पत्ता तोड़ो तो उसमें से एक वाइट मटेरियल निकलना शुरू हो जाता है। ये और भी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनको अगर कोई पत्ता तोड़ो तो उसमें से एक सिक्रीशन निकलना शुरू हो जाती है। ये वाइटिश सिक्रीशन को बेसिकली ब्लीडिंग का यहाँ पे नाम देते हैं। द फिनोमिना ऑफ ब्लीडिंग इज सीन इन लैंड प्लांट्स। कौन से? द फिनोमिना ऑफ ब्लीडिंग इज सीन इन, एग्जाम्पल्स जो हैं हमारे पास, ग्रेप्स, वाइन, या ग्रेप वाइन्स बेसिकली, मैपल्स। मैपल क्या होता है? वो बड़े पत्तों वाले जो दरख्त होते हैं वो मैपल्स, पाम्स, एंड इसके अलावा यहाँ पे क्या है? रबर प्लांट, यू कैन से। ये वो पौधे हैं जिनका जब कोई हिस्सा या ब्रांच काटी जाए तो सैप का फ़्लो बहुत तेज़ी से शुरू हो जाता है, ठीक है। वैसे तो कंसिडरेबली स्लो है, लेकिन अगर 24 घंटे गिना जाए तो फ़्लो ऑफ सैप 10 से 15 लीटर भी हो सकता है, ठीक है। फ़्लो ऑफ सैप इज़ कंसिडरेबली स्लो, बट इफ़ यू लुक एट इट तो फॉर 24 आवर्स पर डे या 24 आवर्स तो क्या होगा? इट में लीड टू व्हाट? 10 to 15 लीटर पर डे, यानी कि बहुत बड़ी मिकदार में बेटा सैप, ये जो अंदर सारा फ्लोएम के अंदर सिक्रीट होता है और स्टोर होता है वो बाहर निकल सकता है, ठीक है। सैप इन सच प्लांट्स, ये सारे प्लांट्स हैं, इसमें क्या क्या हो सकता है? सैप इन सच प्लांट्स में कंटेन ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, राइट। ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल्स इस सैप में हो सकते हैं,
जो डेफिनेटली यहाँ पे इस अंदाज में मौजूद हैं, और सॉल्ट्स वगैरह भी हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीडिंग? नेक्स्ट MCQ। तो जो फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीडिंग, दैट इज़ द रिमूवल ऑफ द सैप ड्यू टू एनी इंजरी, वो कौन से हैं? नंबर 1 हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, किसमें? जाइलम में या फ्लोएम में, राइट। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा जाइलम में या फ्लोएम में, और सेकंड क्या होगा? रूट प्रेशर, राइट, ऑन द जाइलम, ठीक है। दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ बेसिकली सैप आउट ऑफ द, यू कैन से, द प्लांट बॉडी। तो बेटे ब्लीडिंग और जो ट्रांसपोर्ट है वाटर का, उसका डायरेक्ट एज सच कोई रिलेशन नहीं, और एज सच इसको इस तरह समझना भी नहीं है। देखो ब्लीडिंग क्या होती है, इसमें बहुत सारे जब प्लांट पार्ट्स को काटा जाता है, टैप किया जाता है, प्रून आउट किया जाता है, या उनको ज़ख्मी कर दिया जाता है, तो सैप फ्लो होना शुरू हो जाता है एक ख़ास कंसिडरेबल फोर्स से, ठीक है। इस फिनोमिना को, ये जो फ्लो ऑफ सैप है, इसको बोलते हैं ब्लीडिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग। और ये किस में होता है? लैंड प्लांट्स के अंदर ये फिनोमिना शुरू हो जाता है, जिसमें स्प्रिंग्स हैं, ग्रेप वाइन्स हैं, पाम्स हैं और शुगर मैपल्स हैं। और ये प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है ब्लीडिंग का, वो बेसिकली 24 घंटे अगर आप देखो इसको, तो 10 से 15 लीटर ऑफ सैप इकट्ठा कर सकता है ये। और आपको पता है ये जो गम्स और ग्लूज़ होती हैं, ये बेसिकली इसी सैप से बनती हैं, क्योंकि ये स्टिकी नेचर का एक सब्सटेंस मौजूद होती है इसके अंदर। तो जो 2 मेन फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल ब्लीडिंग के लिए, वो कौन से हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जाइलम और फ्लोएम में, और रूट प्रेशर जो जाइलम पे एग्जर्ट होता है। ये दोनों हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वैल्यूज़ हैं बेसिकली, जो ब्लीडिंग के प्रोसेस के लिए ज़िम्मेदार हैं, ठीक है। ये जो इम्बिबिशन है, जो सेक्स का सारा प्रोसेस है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है जाइलम के थ्रू। एक दूसरा जो सेल वॉल कंपोनेंट्स हैं उनका बताइएगा इसके अंदर शॉर्ट में। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा है? सेलुलोज, जो 90% होता है, और यही है जो वाटर के अपटेक के लिए ज़िम्मेदार है। और इम्बिबिशन के दौरान ये भी बताएगा कि ये जो है वो सेलुलोज वगैरह पानी में हल नहीं होते, सिर्फ पानी के साथ अफिनिटी शो करते हैं, और एक अनब्रोकन कॉलम की फॉर्म में, जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे कोहेजन टेंशन थ्योरी में, इस सारे मटेरियल को नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर देते हैं। और ऐसा यही प्रोसेस है जो फिर बेटा चलता चला जाता है, ठीक है। और इसके अलावा एक सीड का मैंने आपको बताया, सीड का मेरे बेटे इसको देख लीजिएगा, सीड के आउटर कोट को क्या बोलते हैं? टेस्टा। जैसे ही इसमें वाटर आता है ये स्वेलअप हो जाता है, इसका मतलब इम्बाइब हो जाता है और फिर रप्चर हो जाता है। सबसे पहले जो चीज़ इसमें से बाहर निकलती है वो है रेडिकल। रेडिकल किस में डेवलप करता है? टैप रूट में। सेकंड क्या है? प्लिम्यूल। प्लिम्यूल किस में डेवलप करता है? शूट में। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका नाम है कॉटिलीडन। वो कौन से होते हैं? स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी मदद से जो जर्मिनेटिंग सीड है उसको खाना मिलता रहता है। ये था बेटे आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोहेजन टेंशन थ्योरी और उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स को शुरू करेंगे। साथ साथ रिवाइज़ करते जाइए और चीज़ों को क्लियर अप करते जाइए। फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।